हिंदुस्तान। वो इंडिया में खुद की एक होटल चेन ओन करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने एसोसिएट होटल्स ऑफ इंडिया यानी एएचआई को एक्वायर करने का ठान लिया। एएचआई पूरे इंडिया के 8 सबसे लग्जरियस होटल्स को ओन करता था, जिसमें शिमला का सेसल होटल भी शामिल था। समय के साथ एएचआई का मैनेजमेंट डिटेरियोरेट हो चुका था और उनके कई होटल्स लॉस में थे। मोहन ने स्ट्रेटेजिकली अपने पूरे प्रॉफिट से टाइम टू टाइम एएचआई के शेयर्स को खरीदना चालू कर दिया और इवेंचुअली उन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर कर लिया। मोहन अब इंडिया के 8 सबसे लग्जरियस होटल्स के ओनर बन चुके थे, इंक्लूडिंग सेसल होटल, वही सेसल होटल जहां उन्हें घुसने तक से मना कर दिया गया था। मोहन के दिमाग में अब केवल एक एम था, अपने 10 होटल्स को इंटरनेशनल लेवल के लग्जरी होटल से भी बेटर बनाना और इसे अचीव करने के लिए उनके पास एक कमाल का मास्टर प्लान था। 1952 में उन्होंने एक वर्ल्ड टूर प्लान किया जिसमें उनका मेन गोल था वर्ल्ड के टॉप मोस्ट होटल्स में जाकर उन्हें डीपली स्टडी करना। उन्होंने इस टूर में लंदन के डॉचेस्टर होटल, पेरिस के जॉर्ज फिफ्थ होटल और पुएर्टो रिको के हिल्टन होटल जैसे टॉप होटल्स में स्टे किया। हर एक होटल में स्टे करते वक्त वो हमेशा एक नोटबुक और पेन कैरी करते थे और होटल के हर एक लेआउट और ऑपरेशंस पे डिटेल्ड नोट्स लेते थे। 3 महीनों में 25 होटल्स को स्टडी करने के बाद उनके पास कई 100 पेजेस के नोट्स इकट्ठा हो चुके थे। उन्होंने इंडिया वापस आके अपनी लर्निंग्स के बेस पे अपने होटल्स के किचन लेआउट, रूम डिजाइन, पब्लिक एरिया डिजाइन, मेन्यू डिजाइन और रूम सर्विस जैसी हर एक चीज में मैसिव इंप्रूवमेंट्स किए और इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स अचीव कर लिए। 1955 में मोहन ने देखा कि इंडिया में कई ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहां एक टाइम पे तो राजा महाराजा रहा करते थे लेकिन आज वहां कोई नहीं रह रहा। उन्हें यहां एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी, इसलिए उन्होंने रॉयल फैमिली से नेगोशिएट करके इन पैलेसेस को लीज पे लेने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के गुलाब भवन पैलेस को होटल में कन्वर्ट किया और इसी तरह इंडिया को मिला उसका पहला रियल पैलेस होटल। 1970 तक अपनी कंटिन्यूड सक्सेस को देखते हुए ओबेरॉय ग्रुप को लगने लगा कि वो इंडियन लग्जरी होटल इंडस्ट्री के अनडिस्प्यूटेड किंग बन चुके हैं। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे ग्रुप की जो ओबेरॉय ग्रुप के लिए हमला करा और उनका गला दबाकर मार दिया उन्हें। फिर उसने उन्हीं के साड़ी के पल्लू से उनका गले के अराउंड बांधा उस चीज को, जस्ट टू मेक श्योर कि ये प्रॉपर्ली पक्का मर गई हैं। और ये सब करने के बाद वो वहां से बॉडी को वहीं छोड़ के भाग गया और बाकी सब कुछ मैं तुम लोग को बता ही दिया कि कैसे उसने हर एक औरत को मारा था। तो यहाँ से ऐसे ही जब वो अपनी बहनों के, अपने चाचाओं के गांव में जाता था तो हमेशा नजर रखता था कि कहीं किसी खेत में कोई औरत अकेली तो नहीं है। और जब भी उसे कोई औरत गन्ने के खेतों में अकेली दिखती थी तो वो उन्हें अप्रोच करता था और उनसे सेक्सुअल फेवर्स मांगा करता था और अगर वो मना कर देते थे तो वो उन्हें मार देता था, व्हिच वाज इन एवरी सिंगल केस। अगर कभी कोई उसका पीछा कर रहा होता या फिर उसे देख लेता था तो उस दिन वो किसी का भी खून नहीं करता था, बस वो वहां से भाग जाता था। एंड आल्सो वो गन्ने के खेत ही स्पेसिफिकली इसलिए ढूंढता था क्योंकि अगर आप गन्ने के खेत देखेंगे तो यू विल नो कि गन्ने कितने लंबे होते हैं। अगर कोई गन्ने के खेत के बीच में हो तो बाहर खड़े इंसान को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ बीच में कोई है। एंड दिस वाज परफेक्ट फॉर कुलदीप। वो सारे मर्डर्स खेतों में ही करा करता था ताकि अगर कोई आसपास जा भी रहा हो तो उसे पता ना चले कि अंदर कुलदीप किसी का खून कर रहा है। वन मोर थिंग व्हिच इज वेरी वियर्ड एंड इंटरेस्टिंग हियर कि कुलदीप में सेक्सुअल डिजायर तो थे, उसमें सेक्सुअल डिजायर तो थे, लेकिन जैसे ही उसके पास मौका मिलता वो कुछ कर नहीं पाता था इस चीज के बारे में। बेसिकली उसमें कुछ भी करने की सेक्सुअली हिम्मत नहीं होती थी। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग विद दीस वुमेन वो उनको मार के बस उनकी पर्सनल बिलोंगिंग ले जाता था एज अ ट्रॉफी, चाहे वो विक्टिम की बिंदी हो, लिपस्टिक हो, आधार कार्ड हो या उनके ब्लाउज का टुकड़ा हो। कुलदीप अपने साथ खुद ही किया था। अब ये सारी डिटेल्स सुनने के बाद तुम्हें लग रहा होगा कि ये चीज अपने साथ, लेकिन ही वाज नेवर फाउंड आउट, राइट? पूरे 9 महीने पूरे जितने महीने उसने सब कुछ करा था, ही वाज नेवर फाउंड आउट। तो इसने तो बहुत ज्यादा प्लानिंग करी होगी, इसने बहुत ज्यादा ढंग से सोचा होगा कि मैं वाला राउट लूंगा, यहां से वैसे लूंगा। वेल दैट वाज नॉट द केस विद कुलदीप। कुलदीप इतना शातिर था ही नहीं, उसके पास सामान इतना कम था कि कुछ चीज को पीछे छोड़ता ही नहीं था। दैट वाज हिज बिगेस्ट वीकनेस आल्सो कि वो गरीब था एंड दैट वाज हिज बिगेस्ट स्ट्रेंथ आल्सो कि वो गरीब था, इसलिए उसके पास कुछ था ही नहीं। पहले वो एक ऐसा टाइप का आदमी था जो मेंटली स्टेबल नहीं था एंड वो कभी किसी मच्छर को भी नहीं मार सकता था। तो किसी को ये चीज सोचने में कि कुलदीप हमारे गांव से है, वो 9 खून कर देगा, ये चीज सोचना किसी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था उस समय। वो निर्दोष क्यों लग रहा है आपको? ये जब यहाँ तो मुझसे के बच्चे नहीं मार सकता तो मैंने औरत कैसे मार? या औरत यहाँ नहीं PWN थी। रविंद्र बचपन से ही लाइक व्हेन ही वाज किड तब से ही वो लोगों से बहुत ही ज्यादा दूर रहता था और अपने घर में माँ बाप से नेगलेक्ट होने के कारण लोगों से सोशलाइज कैसे करना है, उनसे बात कैसे करनी है, उनसे दोस्ती कैसे बनानी है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं रविंद्र या तो अवॉइड करता था या फिर से आता ही नहीं था। तो जब वो स्कूल गया तो उसके पास एक मौका था ये सारी चीजें सीखने का, ये सारी चीजें करने का, है ना। स्कूल में होता है कि लाइक जो स्कूल फ्रेंड्स होते हैं वो जिंदगी भर में तो भी स्कूल के दोस्ती हैं, तो उसके पास एक मौका था स्कूल में सारी चीजें करने का, लेकिन उसने फिर भी अपनी चॉइस से ये मौका ठुकरा दिया। एंड स्कूल ड्रॉप करने के बाद रविंद्र वाज बैक टू स्क्वायर वन क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। ही वाज गेटिंग अगेन नेगलेक्टेड बाय हिज पेरेंट्स और उसके पास बात करने के लिए भी कोई नहीं होता था। वो हमेशा बस अपने काम से काम रखता था और बहुत ही ज्यादा जब उसे बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती थी किसी की तब वो किसी से कुछ बोलता था। एंड जस्ट लाइक दैट उसने सॉर्ट ऑफ एंटी सोशल पर्सनालिटी बना ली थी। आई मस्ट हैव स्ट्रंग कुछ लोग के भी हार्ड स्ट्रिंग्स बट ही वाज एंटी सोशल। बाय द वे गाइस दिस कंप्लीट ओवर माय इंट्रोवर्टेडनेस। मे बी ये चीज किसी काम आ जाए, मे बी ना आए, बट या लेट मी जस्ट टेल यू क्योंकि मैंने एंटी सोशल बात किया। सो या हाउ आई गॉट ओवर इट वाज जबरदस्ती। सो मेरे को क्या होता था कि मेरे को लोगों से बात करने में बहुत डर लगता था। बेसिकली आई यूज्ड टू थिंक कि अगर मैं ये बोलूंगा तो ये आदमी ये सोचेगा, अगर मैं करूंगा तो ये आदमी ये सोचेगा और अगर मैं ऐसा करता तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए मैं कभी कभी लोगों से बात करने के बाद राइट मैं लाइक 2-3 दिन बाद भी उस कन्वर्सेशन को दिमाग में रिपीट करता कि काश मैं ऐसा बोला होता तो ये ज्यादा फनी होता, यू नो जस्ट आई डोंट नो आई यूज्ड टू फील लाइक दैट ओनली। सो हाउ आई गॉट ओवर दैट थिंग वाज जस्ट फोर्सिंग माय सेल्फ टू टॉक टू पीपल, जस्ट रैंडम लोगों से लाइक जबरदस्ती उनसे ऐसे ये नहीं कि मेरे से बात कर, बट या जो लोग मेरे सर्कल में थे उस टाइम पे आई यूज्ड टू लाइक जबरदस्ती टॉक टू देम एंड दैट इज हाउ स्लोली मेरे को ना ओवरकम हो गई ये चीज जो मेरी इंट्रोवर्टेडनेस थी। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग एन इंट्रोवर्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग एंटी सोशल एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हर्टिंग पीपल, बट या अगर किसी को ओवरकम करना है अपनी चीज तो दिस इज माय एग्जांपल। मैंने ऐसे कहा तो मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इट जस्ट बी नाइस ना अपनी चीज तो दिस इज माय एग्जांपल। मैंने ऐसे कहा तो मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इट जस्ट बी नाइस एंड यू कैन स्टार्ट बाय कॉम्प्लीमेंटिंग जस्ट रैंडम पीपल दैट यू डोंट नो। मेरे ख्याल से उससे बहुत ज्यादा हेल्प होती है। सो नाउ कमिंग बैक टू रविंद्र कुमार। कुछ साल बुदौन में बिताने के बाद रविंद्र अब और इस 2008 को समय पर बदली एरिया में रविंद्र ने एक लेबरर की छोटी सी बेटी को अपना पहला शिकार बनाया था। उस वक्त वहां पे मेट्रो का काम चलता था दिल्ली में, तो जो लेबरर्स थे वो वहीं पे रहते थे छोटे छोटे अपने हट्स बना के। और उस दिन उन्हीं वर्कर्स में से एक आदमी अपनी छोटी बेटी के साथ अपने इस हट में अपने शेल्टर में आराम कर रहा था और उस बच्चे की एज ग्रुप कहा जाता है कि 6 से 12 साल के बीच में थी। पूरे दिन मेहनत करने के बाद वो मजदूर बहुत ज्यादा जल्दी सो गया था और बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में सोया था। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात वहां पे ये थी कि रविंद्र भी वहीं मौजूद था और उसकी नजर उसकी बेटी पे पड़ गई थी। वो बहुत दिनों से इसकी बच्ची को स्टॉक कर रहा था एंड ही न्यू हर पैटर्न और उसके फादर के पैटर्न एंड ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर थी कि उसका इंटेंशन सही नहीं है। तो इसलिए जब वहां के सारे मजदूर सो गए थे तो ये रविंद्र के लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। वो उस बच्ची के घर में गया और उसने बच्ची को पकड़ा, उसका मुंह बंद करके उसे अपने साथ बाहर ले गया उस घर से। वो जब ये सब कुछ हो रहा था तो वो बच्ची आधी नींद में थी, पर जैसे ही वो उठी तो उसे ये चीज रियलाइज हुई कि ये जो आदमी कैरी कर रहा है, क्योंकि वो गोद में कैरी कर रहा था, तो उसे ये चीज रियलाइज हुई कि ये जो आदमी मुझे कैरी कर रहा है ये मेरे फादर नहीं है, मेरे पिता नहीं है, ये कोई रैंडम आदमी है। तो रविंद्र को देख के रैंडम आदमी को देख के वो डर गई, छोटी बच्ची थी वो, तो वो चिल्लाते चिल्लाते अपने पापा को पुकारने लगी, लेकिन रविंद्र उसे चिल्लाने नहीं देने वाला था। वो इस बच्चे को लेकर सुनसान जगह में गया जहां उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आ सकता था और वहां जाकर उसने इस बच्चे के साथ ऐसी चीजें करने के बारे में तुम्हें बता भी नहीं सकता। सो यू गाइस कैन प्रॉब्ली इमेजिन कि ही वाज फुलफिलिंग हिज फैंटेसी। नशा करने के बाद वो शाम को अराउंड थी।
तो जैसे मैं तुम लोग को पहले बताया कि पूरे दिन काम करने के बाद रविंद्र जब घर आता तो रात में दारू पीता और नशे करता था। नशा करने के बाद वो शाम को अराउंड 8 बजे सोने चले जाता था और रात में जब उसकी नींद खुलती तो वो दोबारा से अपने शिकार के लिए घर से बाहर निकलता था। वो पूरी रात जब तक वो उठा रह सकता था तब तक वो इन बस्तियों में घूमता था, इन बस्तियों के बच्चों को देखता था और उन लोगों को अगवा कर लेता था जिनके लिए ही हैड हिज आइज ऑन। और रविंद्र रात में अंधेरे में इसलिए निकला करता था ताकि उसे ये सब कुछ करते हुए कोई पकड़ न ले। वो छोटे मोटे घरों और झुग्गी झोपड़ियों में चोरी छुपे घुसता था और लिटरली माओ के बगल से वो बच्चों को उठा के बाहर ले आता था और उसके बाद इन बच्चों को वो बहुत दूर कहीं खेतों में ले जाता ताकि उनकी चिल्लाने की आवाज उनके पेरेंट्स तक न पहुंचे। जो बच्चे ज्यादा शोर करते या फिर खुद को बचाने की कोशिश करते थे उन बच्चों को पहले ही गला दबाकर मार देता था और फिर उनकी बॉडीज के साथ अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज पूरी करता था। और जब रविंद्र का मन भर जाता था इन बच्चों से तब उनकी बॉडी वो ठिकाने लगाता था ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। एंड ड्यूरिंग दिस होल थिंग रविंद्र को इन बच्चों के लिए कुछ भी रिमोर्स फील नहीं होता क्योंकि इस आदमी के अंदर एम्पैथी नाम की चीज ही नहीं थी। वो लिटरली एक ऐसा शैतान बन चुका था, एक ऐसा जानवर बन चुका था जिसको रोकने वाला कोई भी नहीं था। उसका जब भी पैसे होते थे वो दोबारा से दारू पीता, नशे करता और रात में वो दूसरे बच्चे को ढूंढने निकल जाता। एंड दिस साइकिल कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। कभी तो बच्चों की तलाश में 40 किलोमीटर दूर तक पैदल चले जाता था। और जो रविंद्र का जो नशा था वो उसके ऊपर इतना ज्यादा हावी हो गया था कि इस फैंटेसी को पूरी करने के लिए वो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता था। तो जब भी अपने पर इतना ज्यादा हावी हो गया था कि इस फैंटेसी को पूरी करने के लिए वो कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता था। वो जब भी अपने घर से बाहर निकलता तो अपने साथ हमेशा कैंडीज या फिर टॉफीज लेकर निकलता था ताकि वो इन चीजों का यूज करके बच्चों को फंसा सके। और जब भी उसे कोई अकेला बच्चा दिखता था तो वो इन कैंडीज का यूज करके, इन पैसों का लालच देकर उन बच्चों को उन्हें अपने पीछे पीछे बुलाता। और ये चीज होने के बाद वो बच्चे कभी भी अपने परिवार वालों से वापस नहीं मिलते थे। तो सब कुछ सुनने के बाद तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन पक्का होगा कि वो इतने सारे बच्चों को मार रहा था, इतने सारे बच्चों को घर से अगवा कर रहा था, वो कभी पकड़ा क्यों नहीं गया? वेल ऐसा इसीलिए था क्योंकि रविंद्र अपने जो विक्टिम्स थे उसके उनको बहुत ज्यादा क्लेवरली चूज करता था। उसका टारगेट, उसका शिकार ज्यादातर पिछड़े घर के बच्चे, गरीब घर के बच्चे होते थे क्योंकि उन्हें पकड़ना ज्यादा आसान होता था, उनके बच्चों को पकड़ना ज्यादा आसान होता था। बहुत सारे विक्टिम्स की जो फैमिलीज थी वो तो कई बार पुलिस को रिपोर्ट करने तक की नहीं सोचते थे और अगर उनसे कोई कर भी देता था रिपोर्ट तो उन बच्चों की बॉडीज ही नहीं मिलती थी और क्योंकि बॉडीज नहीं मिलती थी तो केस आगे नहीं बढ़ पाता था। सो जस्ट लाइक मैनी सीरियल किलर्स रविंद्र वाज वेरी बहुत ही ज्यादा कोल्ड था वो एंड ही वाज वेरी कैलकुलेटेड आल्सो। वो कांस्टेंटली अपनी लोकेशन बदलता रहता था और वो दिल्ली के आसपास ही ऑपरेट करता था ताकि उसे कोई पहचान न सके और पुराने वाले कस्बे से जहां भी वो रहता था या फिर जहां भी वो काम करता था उसे वहां पर कोई पकड़ न ले या फिर कोई शक न कर सके। तो ऐसा करते करते साल बीतते जा रहे थे और रविंद्र का जो विक्टिम्स का नंबर था वो भी बढ़ता ही जा रहा था। जब बच्चों को मार जानवर से भी बदतर पेश आता था। हर एक विक्टिम को मारने के बाद रविंद्र अपने क्राइम्स कमिट करने में और भी ज्यादा कंफर्टेबल होता जा रहा था और इतने मर्डर्स करने के बाद भी रविंद्र खुले आम घूम रहा था। और शायद से इसी वजह से उसके अंदर इस बात का घमंड आ गया था कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे तो पहले शुरुआत में उसे 6 से 12 साल के बच्चों को ही टारगेट करता था लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर की ये हैवानियत बढ़ती जा रही थी उसने 2 साल के बच्चों तक अगवा करना शुरू कर दिया था। और जिन एरियाज में रविंद्र बच्चों को उठाया करता था उन्हें अगवा करता था दिल्ली के उन एरियाज में पूरा दहशत वाला माहौल हो गया था। सो समटाइम्स अराउंड इन 2013 जहां रविंद्र ने क्राइम्स करे थे वहां ये बात फैलने लगी थी कि लोगों के बच्चे गायब हो रहे हैं और इस कारण लोगों ने थोड़ा अलर्ट रहना शुरू कर दिया था। तो ये सब कुछ देखते हुए रविंद्र ने सोचा कि जब तक यहाँ मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक उसका यहाँ से दूर रहना ही सही रहेगा। इसीलिए वो यूपी के कसगंज शहर में अपनी मौसी के घर चले गया था। यू माइट बी थिंकिंग कि उसकी मौसी के आसपास में उसने न जाने कितने बच्चों का रेप करा और मर्डर करा था। बिकॉज़ ऐसा सेड रविंद्र को ऐसा लगता था कि वो इतना शातिर है कि पुलिस उसका कुछ भी नहीं कर सकती, पुलिस उसे पकड़ ही नहीं सकती है। बट हिज डीड्स वर कैचिंग अप टू हिम और जो उसने चट्टा बना रखा था बच्चों की मौत का जिनके ऊपर वो लिटरली खड़ा था एक तरीके से एवरीथिंग वाज गोना कम बैक टू बाइट हिम। तो जैसे मैंने कहा कि उसका पाप का बढ़ चुका था और 24 था और 2014 में रविंद्र को इस चीज की वार्निंग मिल गई थी। रविंद्र ने बेगमपुर में एक लड़के को चॉकलेट का झांसा देकर उसका किडनैप करा था और इस बच्चे का असॉल्ट करने के बाद उसने इस बच्चे को चाकू से गले पे वार करा था और चाकू से वार करने के बाद ये बच्चा बहुत ही ज्यादा तड़प रहा था और उसका खून बह रहा था बहुत ज्यादा। तो उसे मारने के बाद रविंद्र ने उसकी तड़पती हुई बॉडी को पास ही एक कंस्ट्रक्शन साइट के सेप्टिक टैंक के अंदर उसने वहां बंद कर दिया था थिंकिंग कि अब तो उसका खून बह रहा है तो ये बच्चा मर जाएगा, लड़का मर जाएगा। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। किसी चमत्कार की वजह से इस बच्चे की जान बच गई थी। जिस टैंक में बच्चा बंद था उस टैंक में से बहुत ही ज्यादा खून बह जा रहा था और ये चीज कुछ लोगों ने नोटिस कर ली थी। तो ये चीज देखकर कि इस टैंक में से खून क्यों आ रहा है उन्होंने टैंक खोला और उन्हें वो बच्चा मिला एंड दे जस्ट इमीडिएटली टुक हिम टू द हॉस्पिटल एंड उस बच्चे की जान बच गई। इस बच्चे की जान बचने के बाद इसने सब कुछ पुलिस वालों को सारी की सारी इन्फो पुलिस वालों तक पहुंची थी अब और उसके सीधा बाद उन्होंने रविंद्र को अरेस्ट कर लिया था क्योंकि पुलिस को जो हुलिया बताया गया था उसके हिसाब से रविंद्र एकदम मैच कर रहा था। पर जब रविंद्र को हॉस्पिटल लाया गया था इस बच्चे के सामने जस्ट टू आइडेंटिफाई हिम वन लास्ट टाइम कि क्या यही वो आदमी है तो किसी वजह से वो बच्चा रविंद्र को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। अब यहाँ पे हो सकता है कि शायद से ट्रॉमा की वजह से वो रविंद्र को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया होगा या फिर ये भी हो सकता है कि रविंद्र ने उसे रात में अगवा करा था तो शायद से उसने रविंद्र को ढंग से ना देखा हो। लेकिन जो भी था शेयर लक की वजह से रविंद्र इस बार भी बच गया था। एक तो इतनी मुश्किल से पुलिस वालों ने रविंद्र को पकड़ा था उसके बावजूद भी इतने सारे क्राइम कमिट करने के बावजूद भी उसे सजा नहीं मिली। लेकिन क्या इतनी सारी फैमिलीज बर्बाद करने के बाद, इतने सारे बच्चों को असॉल्ट करने के बाद कभी रविंद्र को कुछ सजा मिलने वाली भी थी, होने वाली थी? 14 जुलाई 2015 की रात को बेगमपुर पुलिस स्टेशन में एक फैमिली ने अपनी 6 साल की बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखाई। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी बच्ची सुबह से घर नहीं लौटी है। दरअसल बेगमपुर में उस इलाके में ज्यादातर लो सोशियो इकोनॉमिक सेक्शंस के लोग छोटे घरों में या फिर झोपड़पट्टियों में रहा करते थे। उनके पास टॉयलेट की भी कोई सुविधा नहीं होती थी तो सुबह सुबह खुद को रिलीव करने के लिए ये लोग खेतों में जाया करते थे और बच्चे भी उस दिन सुबह खेत में गई थी बॉडी करने के लिए। लेकिन नॉर्मली क्या होता था कि वो 10-15 मिनट में वापस आ जाती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन वो 1 घंटे तक वापस नहीं आई थी और क्योंकि उसके स्कूल का टाइम हो चुका था तो उसकी फैमिली दे वर वरीड। उन्होंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करी लेकिन वो बच्ची उन्हें कहीं भी नहीं मिली। द सैड पार्ट फॉर दैट किड वाज कि ये बीच रास्ते में घर वापस जाने से पहले ही रविंद्र से मिली थी और रविंद्र ने इस बच्चे के साथ भी वही चीज करी जैसे वो अपने बाकी विक्टिम्स के साथ करता था और इस बच्ची का रेप करने के बाद उसने इस बच्ची की बॉडी को कहीं ठिकाने लगा दिया था। तो इस कंप्लेंट के बाद जब पुलिस ने 15 जुलाई को इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उन्हें जल्द ही उसी बच्ची की बॉडी उसके रेजिडेंस के पास ही एक अबैंडन घर के अंदर मिली। उसकी बॉडी के साथ पुलिस को एक ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले और ये सब किसी सनी नाम के इंसान के थे। तो जैसे कि मैं तुम लोगों से पहले बता था कि रविंद्र अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, होनहार, एकदम आइंस्टाइन समझता था तो इसी वजह से उसने किसी और आदमी के ड्राइविंग लाइसेंस या फिर उसके डॉक्यूमेंटेशन से इस बच्ची की बॉडी के पास छोड़ दिए थे थिंकिंग कि पुलिस मुझे नहीं इस सनी आदमी को पकड़ेंगे। लेकिन दिस वाज हिज बिगेस्ट मिस्टेक। तो जैसे ही पुलिस को डॉक्यूमेंटेशन मिले वो सीधा पहुंच गए सनी के घर में इसका पता लगाने के लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उससे पूछताछ करना शुरू करा उन्हें पता चला कि सनी का तो इस बच्चे से कोई दूर तक कनेक्शन है ही नहीं। यहाँ तक कि वो इस बच्चे को जानता भी नहीं था, उसका मर्डर हुआ है ये भी नहीं जानता था वो। फर्दर इंटरोगेशन के बाद पुलिस को सनी ने बताया कि रविंद्र सनी का ट्रक मजदूरी के लिए ले जाया करता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू हिम इवन दो रविंद्र सनी के लिए काम करता था फिर भी उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं था। कुछ दिनों पहले रविंद्र ने 2 और लोगों के साथ मिलकर नशे की हालत में सनी को बहुत पीटा था और एलिजिडली वो उसे जिंदा जलाने वाला था। लेकिन सनी किसी तरीके से वहां से अपनी जान बचा के भाग गया था और रविंद्र ने फिर उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस, उसके डॉक्यूमेंटेशन से और उसकी मोटरसाइकिल वहां से चुरा के वो वहां भाग गया। पुलिस ने सनी के क्लेम्स को वेरीफाई करने के लिए वहां के सीसीटीवी फुटेजेस को कुछ दिनों तक स्कैन करा और फाइनली ऑन 19 जुलाई 2015 रविंद्र को पुलिस ने दिल्ली के रोहिणी बस स्टेशन में अरेस्ट कर लिया था आफ्टर दे फाउंड हिज प्रिंट्स ऑन सीसीटीवी फुटेजेस। सो फाइनली आफ्टर सो मेनी इयर्स, इतने सारे बच्चों को मारने के बाद, इतनी सारी फैमिलीज को बर्बाद करने के बाद रविंद्र अपने घमंड
घमंड की वजह से ही पुलिस के हिरासत में आ गया था, लेकिन पुलिस को ये सारी बातें नहीं पता थी कि उसने इतने सारे बच्चों को मारा है। उनके लिए तो वो सिर्फ इस एक छोटी बच्ची के केस में उसे गिरफ्तार कर रहे थे। पर जब रविंद्र ने अपना मुंह खोला पुलिस वाले के सामने, had witnessed heated exchanges between the couple and Stanley leading up to the fire. Not only that, but the night of the fire, neighbors mentioned how they saw Stanley continuously patrolling the house. This would be corroborated by CCTV footage that would not only catch Stanley walking towards the house right before the fire, but also running away from it after. If all of this was not compelling enough, there would be one last piece of evidence that would solve the mystery of the Arkan arsonists. Take a look at this footage from the 2016 fire of Lindell's home. Now, matching this with the footage from the 2017 fire, and matching both with the footage from when police spoke with Stanley in the neighborhood, there is one correlation. The way the suspect walks is exactly the same as Stanley's stride. Without a doubt, Stanley was the one responsible for the cold-blooded murders of 9 people. Officers were now certain of this, and soon enough, Stanley was called in for an interview to be confronted with his sick crimes. Suspects identified, and the race was on to catch the killer before he struck again. As teams rushed to gather what information they could on their potential perpetrators, one suspect, David Copeland, was already standing at the bar of the Admiral Duncan in central Soho. It's full of men, I mean, arguing up to each other and against each other. Indicate to me where you left the bomb. I went out to get a drink. I got it slipped off my shoulder and put it on the floor. Around about 6:10, after standing there for some time, he said to a man near him, "Would you mind looking after my bag? I must get some cash. Can you tell me where the nearest cash point is?" He then disappeared and left the pub. On the floor, inside the bag, the bomb ticked away. Now he had decided to attack a gay area. It was something he felt quite personally about, and he always seems to have had a feeling since his teens that people thought he was gay when he wasn't gay. He had the clearest recollection that as a child he watched the Flintstones TV cartoon programme, and the theme tune included the words, "You'll all have a gay old time," and he thought that he remembered his parents singing it, and they were effectively singing it at him as if they thought that he was gay. When he was selecting minority groups to target, maybe he had one reason for black people, maybe he had a similar reason for Asian people, each of them stealing his work, but maybe he had a special reason for gay people. This was really personal. In a later interview, Copeland would attempt to justify his deep-rooted homophobia. So how does raid one of the most criminal-run operations, a criminal social media platform operating literally out of Sydney, a suburb in Sydney, and led to numerous arrests. So before we go into it, I want to talk about the history of all this, operations when it comes to social media's designed for criminals. So I talked literally like 2-3 weeks ago about how the feds took down half of the world's, CP websites. And the reality of it is, when it comes to the internet, there is a lot of honeypots that are available. So for instance, one of the operations the FBI ran was Operation Trojan Shield. And for anybody that doesn't remember this, one actual, website you might have heard of that I've talked about is anon.io. Nowadays, if you go to this website, it's not accessible. But if you go to the Wayback Machine, you can see back, it literally was a website that said, enforce your right to privacy. And you give it a little invite code, you get into it, and you join the ability to chat and participate in obtaining a phone that was supposed to be secure. So one of the most infamous messages from this entire application was literally 2 criminals discussing how they were going to smuggle a quantity of drugs into a country. So basically, criminals bought into this entire scheme thinking they were going to have a secure messaging platform away from prying eyes, but in reality, the actual platform lied about everything. It was run entirely by the FBI, by federal police, and they were able to monitor and control these communications, not control, but monitor these communications, and eventually these people said so much incriminating shit that the feds were able to clamp down and make numerous arrests. So when it comes to the idea of honeypots are something that I think everyone kind of is fearful of on the internet, especially if you're a criminal. Okay, if you're a regular person, probably not so worried about it. But if you go to the dark web, for instance, right, there's plenty of websites where you can go to where you literally can purchase things like firearms. So for instance, this one gun-selling website asks me to put in my day, month, and basically my birthday. So obviously I'm going to be a smart individual and tell them that I was born in the year. And as I gain access to this website, I am able to purchase, a whole chunk of guns. Okay, I'm able to buy shotguns, rifles, handguns, obviously completely illegally. Now, the thing about the internet and the dark web is everything related to vendors on the internet is all mired in trust. Effectively, the community has to trust vendors constantly to make sure that, people are not being scammed or they're not purchasing from law enforcement agencies, right? Anybody can host a website that sells illegal material, right? Illegal stuff. But who is running the website is a question everyone on this side of the internet constantly asks. And it's why there's plenty of lists and communities like Dread that exist solely to identify scams or law enforcement, okay? And even if it's not necessarily a scam, just at the beginning of this year, we came across a dark web marketplace scam that literally was threatening to extort its user base by selling information out or leaking actual information out that could have put some serious, cuffs on the hand. So these are things you all have to kind of watch out for. This is a very high trust demanding environment, especially when it comes to criminality. The amount of trust you need is literally 100 times more necessary than just the average person, which is why the Ghost application we're talking about today comes into a pretty serious topic of discussion. So this is an actual website of the entire, so a self-destruct button would be the criminal's iMessage platform. So the way that the European police, Europol, describes this is Ghost had gained traction across criminal organizations due to its advanced security features. Users could purchase the tool without declaring any personal information, okay? The solution used 3 encryption standards and offered the option to send a message followed by a specific code that would result in the self-destruction of all messages on the target phone. So a self-destruct button would be included as well. So if, cops or anybody was able to get your device, you could use something else, send a message, and of course a little code, and it would just wipe all of your compromising messages. This allowed criminal networks to communicate securely, evade detection, counter forensic measures, and coordinate illegal operations across borders, right? Look, in an age of wiretapping, obviously criminals need to up their communication game, which is why they relied on applications like this. Now, contrary to popular belief in Hollywood, not every single criminal outfit around the world has a fucking designated IT team that does this for themselves. If you want real privacy, nothing is stopping a criminal other than money and expertise to set up their own matrix servers, their own clients, their own protocols. And I'm sure maybe at the highest level of criminal work that might happen, but generally for outlaw biker gangs and standard gangs around the country, they probably don't think that deep. It's probably just, hey, this guy's selling me a private drop phone for $2,000, might as well buy it and use it. And that hubris, ladies and gentlemen, is what led to a bunch of these guys thankfully being arrested. So what they said was some time in prison. Nothing that he was doing was necessarily that crazy. Again, in situations like this, law enforcement really is getting lucky. Usually when they can find and exploit something to take serious advantage of, whether it's something that happens in their country, usually law enforcement just has to get lucky once. Criminals in this case just have to constantly keep getting lucky. And in this case, the actual criminals behind who trusted this one guy for complete and utter privacy were the ones that also got screwed by proxy in this entire situation. Now, obviously, criminals could probably use other safer social media networks, I would say. I'm not here to pass on advice. Generally speaking, there are other tools like Signal, for instance, that probably would have